नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाहर से आ रहे 20 लाख प्रवासी श्रमिकों का क्वारंटीन सेंटरों में तेजी से स्क्रीनिंग डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 8 लाख प्रवासी श्रमिक यूपी में पहुंच चुके हैं। पिछले 3 दिनों में 80 ट्रेनों से करीब 1.25 लाख प्रवासी श्रमिक यूपी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज टीम 11 के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज 35 ट्रेनें प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को लेकर पहुंच रही है। रोजाना 35 से 40 ट्रेनों से प्रवासी कामगार और श्रमिक यूपी पहुंचेंगे। सीएम योगी ने सभी की सुरक्षित वापसी के साथ ही पूरी मदद के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सर्वप्रथम राजस्व प्राप्ति की संभावनाओं को और आगे मजबूत करने के लिए, प्रदेश के राजस्व को और बढ़ाने के लिए और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाकर प्रदेश के विकास की ओर और गतिशील करने के लिए आज पहले चरण में इन बिंदुओं पर आज चर्चा की। वित्त मंत्री जी भी उनके साथ थे, एसीएस वित्त साहब भी थे। तो राजस्व को बढ़ाने के संदर्भ में उन्होंने एपीसी साहब से, आईआईडीसी साहब से और मुख्य सचिव साहब से भी ये निर्देश दिया कि राजस्व बढ़ाने के जो भी कार्य हैं उनको और तेज़ी से किया जाए। प्रवासी हमारे जो श्रमिक और प्रवासी हमारे जो मजदूर वापस आ रहे हैं उसकी आज उन्होंने गहन समीक्षा की, क्योंकि आपको मालूम है कि अन्य प्रदेशों से सभी हमारे प्रवासी श्रमिक वापस लौटने के लिए विभिन्न एप्लीकेशन फॉर्म्स पर, विभिन्न वेबसाइट्स पर अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। तो आज उनको वापस लाने के लिए विभिन्न जो माध्यम से आ रहे हैं उन पर समीक्षा करते हुए उन्होंने ये आदेश किया कि जो भी हमारे श्रमिक आए उनको सुरक्षित लाया जाए। और आज पुनः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पैदल किसी रूप में ना लाएं। आपको मालूम है कि ट्रेन से विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक हमारे आ रहे हैं। आज सुबह तक यानी लगभग 11 बजे तक जो हमारे पास फिगर्स आई हैं उसके अनुसार कुल मिलाकर 97 ट्रेन जो है हमारे प्रदेश में आज आ चुकी है इस समय तक, और 17 ट्रेन और लगभग आ रही हैं या आ चुकी हैं। तो इस तरह से हमारे आज शाम तक जो है 114 ट्रेन जो है पूरे प्रदेश में आ चुकी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वे उन श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं जिनके लिए निवेश के माध्यम से रोजगार तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। मौर्य ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच ही बलिहारी है। इनका बयान ये दर्शाता है कि ये श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि जो श्रम अधिनियमों में संशोधन अध्यादेश आया है ये इसीलिए आया है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के वो सारे कामगार जो अन्य प्रदेशों में रह रहे थे उन सभी प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने का निर्णय लिया और ये भी संकल्प किया कि हम उत्तर प्रदेश में ही इनको सेवा योजित भी करेंगे। जो जिस योग्य कामगार है उस लायक उसको काम यहीं पर हम दिलाने की व्यवस्था करेंगे, इसी नियत से कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो और भी मिल कारखाने उद्योग।
वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने योगी सरकार पर मजदूरों के साथ बर्बर और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों का किराया कांग्रेस द्वारा वहन करने के प्रस्ताव के बावजूद योगी सरकार पार्टी को प्रवासी मजदूरों की सूची उपलब्ध नहीं करा रही। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, लगातार इस पे काम चल रहा है। जो कांग्रेस ने कहा था, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो कहा था, उसको हमने करके दिखाया है। अभी कल जो सूरत से ट्रेन आई है उसमें पूरा वहन किया है वहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, वहाँ का किराया। इसी तरह से अन्य भी प्रदेश में जहाँ से भी मजदूर आएंगे और हम उनको यहाँ पे अपने किराए पे, कांग्रेस पार्टी अपने किराए पर उनको यहाँ तक लेकर के आएगी। जहाँ तक जो आ चुके हैं, हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से वो सूची मांगी है, लिखित मांगी है कि आप हमें वो सूची प्रदान करें जिससे जो जो लोग आए हैं इसके पहले, वो उन लोगों को हम वो किराया वापस कर सके जो सरकार ने उनसे वसूला है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने वो सूची हमें उपलब्ध नहीं कराई है। हमें उम्मीद है जैसे ही सूची हमें मिल जाएगी हम तत्काल उन लोगों को संपर्क करके उनका पैसा उन्हें वापस करेंगे। इसके अलावा लगातार जो मजदूर अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के फंसे और वापस आना चाहते हैं, उनको लेकर के आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आज भी लगातार वो इसमें हम लोगों से लगातार संपर्क में है, मीटिंग ले रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। और उनका ये स्पष्ट निर्देश है कि हर हालत में, हर कीमत पर सुरक्षित इन मजदूरों को अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश लाना। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले ही राम मंदिर का निर्माण प्रभावित हो चुका है। अब हम और देर नहीं चाहते, जल्द राम मंदिर का भव्य स्वरूप सामने आना चाहिए। अब शीघ्र ही युद्ध स्तर पर कार्य शुरू होगा। अभी सुचारू रूप से काम नहीं चल रहा है। सारे देश में राम भक्तों के अंतःकरण में उत्साह है राम मंदिर को लेकर के। जब तक कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है तब तक वहाँ जहाँ भगवान को स्थापित होना है, मंदिर बनना है, वहाँ पूजा पाठ हो रहा है, गाय की पूजा हो रही है। धीरे धीरे थोड़ा समतलीकरण कार्य हो रहा है, बैरिकेटिंग हटाने का भी कार्य हो रहा है। कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं। हम लोग भी जानते हैं देश के ऊपर, समाज के ऊपर संकट है, ये महामारी आई हुई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको कुशल रखें, राष्ट्र की कुशलता रहे, समाज कुशल से रहे। हमारा यही प्रयास है, यही अनुष्ठान है, यही सब कुछ। उधर अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसा कदम उठाया कि सैकड़ों स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। दरअसल लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के सरकारी निर्देश के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रेमेडियल क्लासों के नाम पर कई ब्लॉक के कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल खुलवा दिए। इन स्कूलों को खोलने के निर्देश बाकायदा ब्लॉक लेवल पर बने स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक जॉइंट मजिस्ट्रेट, खंड शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए। इसमें स्कूल खुलने के बाद बच्चों को कक्षा में पास बैठा दिया गया। तो वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे मीडिया के सवालों का गोलमोल जवाब देते नजर आए और उन्होंने बताया कि कुछ अध्यापकों को कंफ्यूजन हो गया था। मामला सामने आया अलीगढ़ में, क्या है पूरा मामला? ये कुछ टीचर्स को कन्फ्यूज़न हो गया था। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन या किसी भी तरह की शिक्षा से वंचित हैं, उसमें यह था कि कुछ बच्चों को जहां वहीं पर कोई टीचर या शिक्षा मित्र यदि गांव में रह रहा है तो बच्चों को कुछ जा कर के उनके घर पे बता सकता है। लेकिन उसमें कुछ टीचर को कन्फ्यूजन हुआ और उन्होंने जा कर के 2-3 जगहों पे स्कूल खोल दिए थे। तो स्पष्ट आदेश जारी करके और खंड शिक्षा अधिकारियों को भी कह दिया गया है कि किसी भी तरह का स्कूल नहीं खोला जाएगा कहीं भी। किसके आदेश पर कौन-कौन से ब्लॉक में खोले गए? नहीं, ये खंड शिक्षा अधिकारियों ने टीचर को हो सकता है कन्फ्यूजन में निर्देशित कर दिया हो, या उन्होंने अपने मन से स्कूल के परिसर का यूज़ कर लिया या स्कूल खोल दिया है, जो गलत है, और उसको तत्काल सबको निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी तरह से स्कूल नहीं खोला जाएगा। रेमेडी क्लासेस की जो बात की जा रही है वो क्या लागू की जाएगी? नहीं, वो भी स्वैच्छिक है। अगर कोई टीचर गाँव में ही है, किसी बच्चे की कोई हेल्प करना चाहता है तो वो बिल्कुल जा कर के वहाँ पर कर सकता है।
यूपी के नोएडा में कोरोना की वजह से कल पहली मौत का मामला सामने आया था। कोरोना वायरस से ग्रेटर नोएडा के जिम्स में यह मौत हुई थी। इन मामलों पर बोलते हुए डीएम सुहास एलवाई ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक पेशेंट जिनकी सैंपल 2 दिन पहले ली गई थी, उनको कल रात को लाई गई जिम्स में, तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी कल ही कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स जिम्स द्वारा विस्तृत रूप से बुलेटिन के माध्यम से दी जाएगी। क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले? जैसे मैंने कहा कि ये सेक्टर 66 के निवासी है, जनपद गौतम बुद्ध नगर के। कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। कल ही इनकी अनफॉर्चुनेट मृत्यु भी हुई है और कल ही इनकी रिपोर्ट भी आया है। ये जिम्स के द्वारा इसके बारे में टेक्निकल। कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में कभी हार न मानने वाले हरदोई जिले के जिला अधिकारी पुलकित खरे ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसका स्वागत हरदोई वासी कर रहे हैं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा और गलियों में लगी बल्लियां और चौराहों पर लगे पुलिस के बैरियर की ये तस्वीरें यूपी के हरदोई सिटी की है, जहां तेज तर्रार जिला अधिकारी पुलकित खरे और नगर पालिका ईओ रविशंकर शुक्ला ने पूरे शहर को 3 चरणों में लॉक करके घर घर जांच कराकर और गली मोहल्लों को सैनिटाइज करने का संकल्प लिया है, जिसके 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें लगभग 13,927 लोगों की जांच हो चुकी है। हमारी नगर पालिका परिषद हरदोई जो है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम हमारे पूरी नगर पालिका की टीम, हमारे डॉक्टरों की टीम, पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, हम लोग सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाकर 3 चरणों में जो है नगर को लॉकडाउन करके एक घर की जो है हम लोग स्कैनिंग कर रहे हैं। हमारे डॉक्टरों की टीम जो है एक घर की स्कैनिंग कर रही है। हमारी टीम जो नगर पालिका की है वो डोर टू डोर लोगों के सैनिटाइजेशन कर रही है। हर घरों को, गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे रोड को किया जा रहा है। इसके पूर्व भी हम लोग जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ 4 बार हमने जो है हमारे जो 26 वार्ड हैं उनको हम लोग सैनिटाइज करा चुके हैं। पुनः जो है हम लोग इस टीम के साथ भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक का बहुत सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन जालौन से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां कदौरा थाना क्षेत्र में शराब का ठेका नहीं खोलने पर दबंगों ने सेल्समैन को गोली मार दी। दरअसल कुछ दबंग सेल्समैन से जबरदस्ती ठेका खुलवाकर शराब लेना चाहते थे, जिसको लेकर सेल्समैन और दबंगों के बीच विवाद हुआ, तो वहीं सेल्समैन को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। गोरखपुर में एक और कोरोना मरीज मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। यहां एक 23 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जा रहा है कि मरीज बेलीपार के भरवल गांव का रहने वाला है। इस बात की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। अब जिले में मरीजों की संख्या 4 हो चुकी है। आपको बता दें 5 मई को मरीज 3 लोगों के साथ मुंबई से एम्बुलेंस से आया था। उसके साथ आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जानकारी के मुताबिक स्क्रीनिंग के बाद मुंबई से आने के कारण युवक को गीडा के डेंटल कॉलेज में क्वारंटीन किया गया था, जहां से उसका सैंपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आरएमआरसी में भेजा गया था, जिसके बाद शनिवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक कोरोना पॉजिटिव केस आया है। एक एम्बुलेंस द्वारा मुंबई से 4 लोग और एक पेशेंट साथ में मिस्टर सानी, जो कि बर्न के वजह से उनका प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, उनको लेके आए थे और 4 उनके असिस्टेंट साथ में थे। असिस्टेंट क्या, उनके चाचा के लड़के भाई, ब्लड रिलेशंस ही थे। उनको जब सहजनवा में चेक किया गया तो चूँकि वो मुंबई से आए थे तो हम लोग सारे एम्बुलेंसेस को भी चेक कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। तो एक डेंटल कॉलेज हमारा स्कैनिंग सेंटर बना हुआ है, हमने उनको वहाँ रोक लिया और उनके चूँकि बहुत सारी पट्टियाँ लगी हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि इसी एम्बुलेंस से हम मेडिकल कॉलेज चले जाएं। तो उनको मेडिकल कॉलेज के लिए 2 सहयोगी के साथ, 4 लोग थे, 2 को वहाँ उतार लिया गया। 2 सहयोगी के साथ बताया गया कि ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल कॉलेज दिखा सकते हैं। परंतु उन्होंने ऐसा ना करके अपने गांव जाने के लिए प्लान कर लिया।
पर पुलिस को ये एम्बुलेंस नंबर और सब पता था। उनके गांव के बाहर ही एक स्कूल है, वहाँ पे पुलिस ने उनको रोक लिया और वहीं क्वारंटाइन कर दिया। उसके बाद हमें खबर लगी और गांव से भी 2 लोग उनसे मिलने आ गए थे, तो उनको भी पुलिस ने वहीं रोक लिया। और फिर सुबह हम उन सब को लेके अपने 100 बेड टीबी हॉस्पिटल आ गए, क्योंकि उनके सैंपल्स भी नहीं हुए हैं और उन्हीं के जो साथ आए थे उसमें एक पॉजिटिव आया गया। तो आज उनका सैंपल हुआ है, अब कल उसकी रिपोर्ट। जी हाँ। अब बात करते हैं कुशीनगर की, जहां नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र से एक खौफनाक घटना सामने आई। दरअसल कुदनाकुटी की एक महिला पुजारी का संदिग्ध परिस्थितियों में मंदिर के पास ही झाड़ियों में शव मिला। स्थानीय लोगों की अगर माने तो महिला पुजारी बुधवार से गायब थी। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। संत कबीर नगर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां ऑटो सवार महिला से एक सिपाही ने चालान का डर दिखाकर 500 रुपए वसूल लिए। दरअसल यह महिला बीमार पति का इलाज कराकर घर लौट रही थी। बहरहाल लॉकडाउन के मद्देनजर चेकिंग के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भारतीय रेलवे और पर्यटन निगम एक साथ नजर आए। रेलवे की रसोई में भोजन तैयार करने के लिए रेलवे और पर्यटन निगम के कर्मचारी मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक साथ नजर आए। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने 1 मई को प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को स्थानांतरित करने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की थी। हमारी कंपनी है एक्सप्रेस फूड सर्विसेज, जिसके ओनर हैं शिवाकांत पांडे। दिया हम लोग यही लॉकडाउन फंसे स्टाफ लेके रुके हुए थे। कुछ स्टाफ चला गया था, तो कुछ स्टाफ जो है हमारे उनको लेके, बाकी रेलवे स्टाफ जो हमारी मदद कर रहा है उसके सारे मैं खाना प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप पूरा खाना बना रहे हैं? कितनी ट्रेनें, लगभग कितने पैकेट गोश्त बनाते हैं यहाँ पे? 3600 पैकेट का हम लेके चल रहे हैं। 3600 पैकेट दे रहे हैं, 3 गाड़ियों में दे रहे हैं। तो कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं लगभग यहाँ मजदूरों को लेकर? 5-6 गाड़ियाँ टाइमिंग पे गुजर रही हैं, बाकी पीछे दिया जा रहा है, आगे दिया जा रहा है। इस तरह यहाँ जो गाड़ी टाइमिंग फंस रही है, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र के सेखुया गांव से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां देश और प्रदेश की सरकार की मंशा को तार तार करने में विभागीय कर्मचारी और कोटेदार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दरअसल गांव की एक महिला सरकारी सस्ते अनाज की दुकान से मिलने वाले अनाज को लेने जाती है और वहां बीते माह का राशन भी देने की मांग करती है, तो कोटेदार महिला के साथ बदसलूकी करते हुए, धक्का देते हुए धमकी देता है कि जहां शिकायत करनी हो कर लो, अब तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। फिलहाल इस मामले से आहत ग्रामीण और ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है, तो साथ ही ग्राम प्रधान ने कोटे को किसी अन्य दुकान में अटैच करने की मांग की। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर के कहने पर यह खेल वर्षों से चल रहा है। हाँ जी, उसकी जो शिकायत बहुत दिनों से है और वो दंगई के बल पे जो है राशन बांटता है। कोटा अनुसूचित के नाम से है, महिला है, वो माती के नाम से है, वो अपनी दमंगई के बल पे बांटता है। कल ग्रामीणों को उसने मारा भी है, भगाया भी है और एसडीएम साहब के पास जो है हमने एप्लीकेशन दिलवा दिया है उसका। अभी तक कोई जांच हुआ नहीं है। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? आश्वासन यही मिला, एसडीएम साहब बोले हैं कि जो है टीम इसकी गठित करेंगे, फिर वहाँ जांच में लगाएंगे। कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? समस्या ये तो बहुत दिनों से है। इंस्पेक्टर जो है मिली भगत से है, 10 बार इंस्पेक्टर से शिकायत कर चुके हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। कृपया करके इसको जो है सस्पेंड करके किसी और के। कल आप राशन लेने जब गई हैं, क्या हुआ वहाँ पर? ढकेल दिए हैं। अरे बेटवा बोल रहा है सब मारे दबुल रहा है। के मारे दबुल? सुनील में का करता हूँ। हाँ। और जिसके नाम कोटा है, कोटा उसी को चलाना है, किसी दूसरे को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप बता रहे हैं इसकी हम जांच करा के इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, जो महिला जो खाद्यान्न लेने गांव की गई थी, उसको कोटा जो चला रहे हैं उनके द्वारा धक्का दिया गया, जिसके उसके मुंह पे चोट आया है
उस पर विवाद भी हुआ था, इस पर क्या कार्रवाई होगी? अब इसको जांच का विषय, जांच के बाद जो भी निकल कर आएगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को सूरत से श्रमिक ट्रेन के जरिए लाया गया। यह ट्रेन लगभग 1200 यात्रियों को लेकर यहां पहुंची। यहां से यात्रियों को रोडवेज बसों के जरिए उनके घर छोड़ा जाएगा। कहां से आ रही हैं आप? सूरत से। कहां अभी आप पहुंचे, कहां जाना है आपको? आजमगढ़ जाना है। आजमगढ़ जाना। क्या आपने किराया दिया है? किराया दिया है। कितना आपने किराया दिया है? 800 दिया आपने। टिकट है आपके? मेरे द्वारा जैसा कि प्रशासन ने कहा था 50 बसों की व्यवस्था यहाँ कर ली गई है और लगभग 1200 से 1300 के बीच में यात्री आते हैं एक ट्रेन से, तो उन्हें उनके गृह जनपद तक भेजने की पूरी व्यवस्था है। मुख्यतया इस ट्रेन में इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर के यात्री आए हैं और ज़्यादातर स्थानीय यात्री हैं, जिनके लिए बसें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? हम लोगों ने ऐसा एक बनाया है कि एक बस में 25 यात्री जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। मेरी बस में 54 सीटें होती हैं, तो 25 से 26 आदमी यदि जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर लेंगे और कंडक्टर को हिदायत दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने। वहीं मोहब्बत की नगरी आगरा में एक नव विवाहिता दहेज लोभियों की भेंट चढ़ गई। दरअसल 14 महीने पहले नव विवाहिता की शादी रेलवे में काम करने वाले कुंवरपाल नाम के व्यक्ति से हुई और इस बीच कुछ दिनों तक परिवार में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ महीने के बाद ससुराल वालों ने दहेज की डिमांड कर दी, जिसे लड़की के मां और पिता पूरी नहीं कर पाए, जिसके बाद तिलमिलाए ससुराल वालों ने नव विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बाद हद तो तब हो गई जब ससुराल वालों ने बिना पुलिस और लड़की के मां और पिता को जानकारी दिए अंतिम संस्कार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी मार दी है, पता नहीं फांसी लगाई है, जहर दिया है। अच्छा जी। और हमें तो उसने सगाई करवाई, रिश्ता किया, उसने फोन किया, उसने बताया। क्या बताया? कि पता नहीं उसके पेट में दर्द हो गया और कहीं लगे और ये अभी जला के आया उसी समय। अच्छा। फिर इसके पास फोन किया है। आज ही मारती इन्होंने? आज ही मारी है इनने। अच्छा, क्या दहेज मांगता था? हाँ, दहेज मांगता था, 4 व्हीलर भी मांगता था। क्या कहता था? और मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ। अच्छा। और मुझे कैश भी चाहिए। ठीक है, बच्चा भी है छोटा सा? हाँ, एक लड़का 3 महीना का। अच्छा। आपको जानकारी नहीं थी? ऐसी जानकारी नहीं थी हमें, तो उसने नहीं, ये जानकारी नहीं थी कि बेटी मर गई आपकी? बताया ही नहीं हमें किसी ने, हमें क्या पता है। अच्छा, अंतिम संस्कार कर दिया इसका? हाँ, इन्हें जला दी पहले, हमें तो पता भी नहीं है। एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और इसका बिना पुलिस सूचना के उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसमें विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है पति को। तो अभी देखिए पूछताछ होती है कि क्या उसकी स्वाभाविक मृत्यु है या कोई इसमें क्राइम हुआ है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की। बहराइच जिले में केसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा बाजार के पास भाग रहे 2 इनामी बदमाशों और पुलिस टीम के बीच शुक्रवार की रात मुठभेड़ हो गई। करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ चली। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हो गए। बदमाशों की फायरिंग में केसरगंज कोतवाल और चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। केसरगंज के चौकी गंडारा क्षेत्र के गांव खालीपुरवा के पास पुलिस दल द्वारा गश्त और वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रोका गया, जिन्होंने पुलिस पर तत्काल रुकने की बजाय फायर करना शुरू किया, जिसमें चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी और एक आरक्षी मनीष यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस बल द्वारा साहस और तत्परता दिखाते हुए बदमाशों की घेराबंदी की गई और उन बदमाशों का डट कर मुकाबला किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसमें एक की पहचान राजू पुत्र गोबरे निवासी पहाड़पुरवा तथा दूसरे की पहचान दुल्ला पुत्र पुत्तन निवासी खालेपुरवा के रूप में हुई है। राजू के विरुद्ध 14 अभियोग गोकसी के पंजीकृत हैं तथा दुल्ला के विरुद्ध 6 अभियोग गोकसी के पंजीकृत हैं। इसमें से राजू के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और आज तक यह किसी भी अभियोग में पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया।
वहीं बाराबंकी के टिकैत नगर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में के युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद पूरे डलई गांव में मातम छा गया। आपको बता दें, युवक के परिजनों की अगर माने तो मरने से पहले बीरू के पास किसी ने फोन किया था। फोन के बाद वो बाहर गया और दोबारा वापस नहीं आया, जिसके बाद काफी खोजबीन के बाद रात 12:30 बजे उसका शव पेड़ से लटका मिला। हम जब घर पहुँचे सर तो देखा कि बीरू नहीं, खाना आया, हम खाना खाए तो हम कहा अब बीरू कहाँ चले गए। तो पता चला कि आए हैं दुकान से, चाय बनवाए ने, पीन है, पान मंगवाए ने, खाए ने, फोन आया, 60 दिन फिर आया, बात करते हुए चले गए, तब से घर लौट के आए नहीं। तो फ़ोन लगाना 8 बजे जब फ़ोन लगाया जाता था तो कभी कभी बिजी बतावे, एक 2 बार काट दें, उसके बाद स्विच ऑफ कर दें। अब हमका तो शक है कि ये किसी ने मोबाइल पर बुलाया और उसे मार डाला, और हमको हमारी समझ में नहीं आता है कुछ। उधर झांसी के समथर थाना क्षेत्र में ग्राम बसोबई में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं कई महिलाओं समेत एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी महीने में हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटा था, जिसमें जनहानि के साथ ही कई लोग घायल भी हुए थे। ये गांव में 11,000 का तार टूटकर ट्रांसफार्मर पर रख दिया, तो उससे 11 के भी फिर दौड़ गई। आज पिछले वर्ष भी दौड़ गई थी, कल भी दौड़ी, पिछले साल भी इसी समय घटना हुई थी गर्मियों में, तो उसमें भी 4-6 लोगों को करंट लगा था। इस बार भी अभी 2-3 लोगों को फिर करंट लग गया, महिलाओं को। इसमें आज झुलसे 4 लोग। हाँ, ये मौत। हाँ, कल से कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी सुबह जे हिसाब से बात हुई, कुछ सुनता ही नहीं। हमें भैया ये तार हटवा दो। किससे शिकायत की थी? कल एसडीओ साहब से की। एसडीओ ने क्या कहा था? तो बोले हम कटवा दें साहब, ट्रांसफार्मर बदलवा दें। हम पहले ट्रांसफार्मर तो बदल जाए अपनी जगह, जब तक लाइन को फॉल्ट नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसफार्मर बदलने से होना क्या है। अगली खबर चंदौली से है, जहां पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो वहीं आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार सस्ते गल्ले की दुकानों से लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन कोटेदार हैं कि सरकार की मंशा को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। मामला नियामताबाद ब्लॉक अंतर्गत नई कोट ग्राम सभा का है, जहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान सीमा देवी के नाम पर है, लेकिन राशन वितरण से लेकर सभी कार्य उनका जेठ नंदलाल भारती करता है और अपने आप को वहां का कोटेदार बताता है। ग्रामीणों ने बताया कि तथाकथित कोटेदार राशन देने में हीला हवाली करता है और कई लोगों का यूनिट से नाम भी काट चुका है। जब इस बाबत संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने जांच का आश्वासन देकर ग्रामीणों को भेज दिया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबर के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।